नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में जो अभी रीट पात्रता परीक्षा हुई थी, तो इसमें इंडियन हिस्ट्री के कुल 45 प्रश्न थे। ठीक है, टोटल 3 शिफ्ट थी L2 में, 15-15 प्रश्न हर शिफ्ट में थे, तो कुल 45 प्रश्न थे। तो बच्चों ने कहा था कि सर एक बार आप उसको हमें उत्तर बता देते तो ठीक रहता। वैसे तो क्या आप सभी ने आंसर देख लिए होंगे, और चूंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया था, 45 प्रश्न एनसीईआरटी की 6 से 12th तक की पुस्तक में से आए थे, स्पेशली 12वीं की किताब और 6ठी 7वीं 8वीं की क्लास से। इन 3 और 3 6 किताबों से प्रश्न बने थे, तो आंसर सभी को मिल गए होंगे। फिर भी मैं भी सोच रहा था कि आपको बता देता हूँ। अब इस 45 प्रश्नों के सॉल्यूशन के पीछे मेरे 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जो भी अपने स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि सर अब हम एनसीईआरटी इस समय पढ़े कि नहीं पढ़े, क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी ऊपर आया हुआ है और फर्स्ट ग्रेड का भी आया हुआ है। तो चूँकि थर्ड ग्रेड के अंदर एनसीईआरटी को इतना वेटेज दिया गया, तो डर लाजमी है, क्योंकि अब एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो सर हम कब पढ़ पाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि जैसे हमने जो कंटेंट पढ़ा है एप्लीकेशन पे बैच के अंदर, तो उनमें से मोस्टली प्रश्न फंस गए। मैं विद प्रूफ ले आया हूँ कि हमने कहाँ पढ़ा था, वो प्रश्न कहाँ पे आया है। यद्यपि मैंने रीट के हिसाब से नहीं पढ़ाया था, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर और नेट के हिसाब से पढ़ा रखा है, और मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ना मैंने उनके अनुसार पढ़ाया। फिर भी उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 90% सवाल जो है वो सीधे अपने कंटेंट से थे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी किसी भी स्रोत से 100% सवाल सही नहीं होते। कट ऑफ भी 70% के आसपास रहती है, और हर स्टूडेंट अगर अपना काम 70-80% तक ठीक कर लेता है तो आराम से चयन ले लेता है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिसमें सारे सवाल आए। ठीक है, हर किताब से, कोचिंग सेंटर्स वगैरह से 80-90% तक आराम से आ जाते हैं, और उतना अगर बढ़िया कर लेते हैं तो उसमें से हमारा चयन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमें अभी एनसीईआरटी देखें, नहीं, कुछ नहीं। जो अपना कंटेंट है उसको बढ़िया तरीके से कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अगर आप सामाजिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर एसएसटी वाले अगर हिस्ट्री को अगर 12वीं की किताब से देख लेंगे तो लॉस नहीं है, उनको फ़ायदा ही होगा। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एनसीईआरटी अभी देखने की आवश्यकता नहीं है। बाद में अगर टाइम मिलता है कि भाई परीक्षा के आगे 1 साल पड़ा है अपन, अगर आप 2024 के फर्स्ट ग्रेड की जो आगे आने वाली की वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। लेकिन अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम है और अभी आप अगर एनसीईआरटी लेके बैठोगे तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि अब 135 प्रश्न आएंगे फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिस्ट्री वालों के, हिस्ट्री के। उनमें से अगर 2-4 फैक्ट अगर एनसीईआरटी से सीधे उठते हैं ना, तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर तो रीट वगैरह में ऐसे होता है कि 45 के 45 आ रहे हैं ना, तब मैटर करता है। तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं कुछ बता देता हूँ आपको। तो पहला प्रश्न ये था कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ और मठ के जो नियम हैं आपके, हाँ, बौद्ध संघ और मठों में रहने वाले लोगों के लिए, लोग को मतलब भिक्षु थे सारे, उनके नियमों का संग्रह कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको कहानी पूरी बताई थी, आपको याद हो तो। मैंने आपको ये भी कहा था इसमें कि जो विनय पिटक है वो बेसिकली जो भिक्षु गण थे बौद्धों के, उनकी जीवन शैली के ऊपर ही था कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारा विनय पिटक उसके ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। इस विनय पिटक को अगर आप देखोगे तो उसमें 3 बड़े भाग हैं। एक सुत्त विभंग है, एक परिवार पाठ है, एक खंदक है। फिर खंदक के अंदर महावग और चुल्लवग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। महावग में ग्रस्त उपासकों के नियम वगैरह है, अनाथ पिंडक के हैं। चुल्लवग में प्रथम दोनों उपासिकाओं के नियम वगैरह ये सब आ जाते हैं ना। तो ये जितने भी नियम है लिखा है, देखो, बौद्धों में रहने वाले लोगों के नियम, तो ये सारे नियम, ये नियम। परिवार पाठ में सार संग्रह है। पत्ती मोक्ष के अंदर आपके भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम है, 227 नियम, 311 नियम। ये पूरे नियम मैंने लिखवाए थे, आपको याद हो तो। ये पूरा स्क्रीनशॉट है उस क्लास का। तो ये नियम सारे सारे किस पिटक में देखो लिखे हैं, विनय पिटक में लिखे हुए हैं। ठीक है, विनय पिटक जो है उसमें इस प्रकार के सारे नियमों की जानकारी देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाता है, ए आंसर चला जाता है, विनय पिटक। और ये बहुत आसान सवाल था, आप इसको यूँ कहिए कि ऐसे भी सही कर सकते थे, एलिमिनेशन से भी, क्योंकि सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जो आनंदोपाली वाले, और अभिधम पिटक में दार्शनिक व्याख्याएं हैं, जातकों में पूर्व धर्म की, पूर्व जन्मों की, महात्मा बुद्ध की कहानियां हैं। तो पीछे शेष ही विनय पिटक बचता है।
ठीक है, तो इसका ये हो जाता है, हमारे पढ़ा हुआ था। अब इसके अलावा देखते हैं, जैसे ये प्रश्न मैं इसकी अप्रोच तक आ ही नहीं पाया। मैंने फर्स्ट ग्रेड के अंदर जब पढ़ाया तो उसमें इस कहानी को हम नहीं पढ़ पाए ना, मेरे वो, हालांकि एनसीईआरटी में है ये सीधे तौर पे, तो इसको हमने नहीं पढ़ा था। एक तो ये हमारे कंटेंट से बाहर गया है, ठीक है। इसका उत्तर है सी, मध्यम निकाय के अंदर जो है वो हमें इसका मिलता है। मध्यम निकाय खुद आपके सुत्त पिटक का भाग है। सुत्त पिटक में दीर्घ निकाय, क्षुद्र निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, इस टाइप से इसका मध्यम निकाय एनसीईआरटी से सीधा प्रश्न लिया गया है। ये मुझे गम है इसका कि ये प्रश्न हमारे कंटेंट से बाहर निकल गया। हालांकि मध्यम निकाय में 151 कहानियाँ हैं। ये यहाँ तक मैंने सारी बातें बताई, अब सारी कहानियाँ तो कौन बताता है, लेकिन एनसीईआरटी ने अलग से ब्लॉक में दे रखा है इसको, तो इन्होंने ये प्रश्न किया, तो मध्यम निकाय इसका बनता है, ठीक है। फिर था कि भारतीय दर्शन की पद्धति में कौन से शामिल नहीं है, षड दर्शन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था भारतीय दर्शन में 2 टाइप के दर्शन हैं, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। जो वेदों पर विश्वास नहीं करते उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं, और जो वेदों में विश्वास करते हैं उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। बेसिकली आस्तिकता और नास्तिकता का निर्धारण दर्शन में ईश्वर के विश्वास पे नहीं है। हम जनरली ये मानते हैं लोक परंपराओं में कि जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो आस्तिक, जो नहीं करता वो नास्तिक। लेकिन हमारी जो दार्शनिक परंपराएं हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप वेदों में विश्वास करते हो तो आस्तिक और नहीं करते हो तो नास्तिक। अब नास्तिक दर्शन में जैन आता है, बौद्ध आता है, चारवाक आता है ना, ये सारे नास्तिक दर्शन है। और आस्तिक दर्शन की जब बात आती है तो फिर वो 2 टाइप के हो जाते हैं। कुछ वैदिक विचारधारा से उत्पन्न हुए दर्शन, कुछ जन सामान्य की विचारधारा से उत्पन्न हुए दर्शन। फिर वैदिक विचारधारा से वेदों से दर्शन उत्पन्न हुए जिसे अपन पूर्व मीमांसा कहते हैं, और उपनिषदों से जो दर्शन उत्पन्न हुआ उसे अपन उत्तर मीमांसा बोलते हैं, जिसे ज्ञान मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। विवेकानंद जी इसी दर्शन से संबंधित थे। फिर यहाँ पे मैंने आपको कुमारिल की, शंकराचार्य की ये सारी कहानियाँ भी बताई थी, आपको याद होगा तो। और आस्तिक दर्शन में जनमानस में 4 दर्शन आ जाते हैं, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। तो इस तरह से आस्तिक दर्शन को हम षड दर्शन कहते हैं, 4 ये और 2 ये। तो पूर्व मीमांसा 1, उत्तर मीमांसा 2 और 4 जनमानस के टोटल 6 दर्शन होते हैं। इन 6 दर्शन को क्या कहते हैं, सामान्य रूप से षड दर्शन कहते हैं। षड दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन है, ठीक है। नास्तिक दर्शन षड दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से सीधा प्रश्न का उत्तर निकल गया था वैशेषिक, ठीक है। वैशेषिक दर्शन जो है बेसिकली, ये जो दर्शन हम कहें, ये दर्शन कैसा है, ये दर्शन है हमारा यूं कहिए कि देखो कितना बढ़िया सवाल है ये, जिसमें सीधा सा उत्तर निकलता है इसका। ये इसको ऐसे भी प्रश्न वैशेषिक का ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन वैदिक विचारधारा से उत्पन्न था, या कौन सा जन सामान्य से उत्पन्न है, या कौन सा नास्तिक है, कौन सा आस्तिक है, कौन सा कर्म मीमांसा कहलाता है, कौन सा वेदांत दर्शन कहलाता है। इस टाइप से भी इसका प्रश्न बनते हैं कई बार। वैसे इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी ठीक तरीके से सही कर सकते थे, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का इससे कोई लेना देना नहीं है। दयानंद सरस्वती ने वेदों पर भाष्य जरूर लिखे थे, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश कोई दर्शन नहीं था। महाभारत वो अलग कर सकते हो, उपनिषद को अलग कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उपनिषद जो है इसके बेस पे वेदांत दर्शन जरूर बना, लेकिन उपनिषद स्वयं जो है वो आपके षड दर्शन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ऐसे भी उसका उत्तर निकल जाता है यहाँ पे। तो ये हमने भारतीय दर्शन नामक उस लेक्चर में बढ़िया तरीके से पढ़ा था। ये उस क्लास का स्क्रीनशॉट है ना। फिर प्रश्न था कि पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, मैंने आपको पूरा मैप बताया था कि सेल्यूकस वगैरह कहाँ से आया था, है ना। उसके सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। तो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि किस तरह से चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच के संबंधों के बारे में, और मैंने आपको उसमें 4 शर्तें बताई थी। पहली शर्त ये बताई थी कि 4 प्रांत, कंधार, काबुल, अराकोसिया, परपोसिनेशियाई, एरियाना और जेड्रोसिया, ये चारों चंद्रगुप्त को मिले। कई बार मैं आपको बताता भी हूँ कि अफगानिस्तान हमें दहेज में मिला था, और इसी समय मिला था। दूसरी शर्त में मैंने ये बताया था कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। तीसरी शर्त हमने बताई थी कि चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए थे, क्योंकि यूनान के लिए हाथी एक अजीब सा प्राणी था, उनको हाथी की महत्ता के बारे में इतना पता नहीं था। और चौथी शर्त मैंने बताई थी कि मैगस ने इसको यूनानी दूत बनाकर मगध भेजा, जो अराकोशिया से पाटलिपुत्र आया,
ठीक है, यही प्रश्न यहाँ पे से सीधा लिखा और इस संधि का उल्लेख किया है आपकी प्लूटार्क, स्ट्रैबो और एपिनोस ने। ये बात हमने यहाँ पे समझी थी और उसका स्क्रीनशॉट है ये। तो इसका उत्तर चला जाता है आपके मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने यूँ कहिए कि ये दूत बनकर भारत आया था। तो ये बहुत आसान सा सवाल था कि पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक, ये पूरा का पूरा मैंने सेल्यूसिड एम्पायर के बारे में बताया था आपको इस क्लास के अंदर भी, है ना। आगे देखिए, फिर प्रश्न आया था कि अरिकमेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। कौन सा कथन बिल्कुल ठीक है? मैंने ये मैप बताया था आपको, अगर याद हो क्लास में, तो मैंने ये पूरा बताया था कि यहाँ पे अरिकमेडु आया हुआ है। कोष्टक में ये उसे पोडुका भी लिखा जाता है। यूनानी साहित्य जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंस जो पुस्तक है, उस पुस्तक में इसको आपके पेडुका नाम भी दिया गया है। और हमने लिखा है कि पांडिचेरी जो है, अरिकमेडु पांडिचेरी में अवस्थित था। यहाँ पे ये एक यूँ कहिए कि पोर्ट लैंड है, एक पतन है यहाँ पे, और यहाँ पे रोमन बस्ती, रोमन सिक्के, रोमन मृदभांड मिले। ठीक है, रोमन मृदभांडों में मैंने बताया था कि एम्फोरा मिला, जो तरल पदार्थ का पात्र है जिसमें लिक्विड रखा जाता था, शराब वगैरह, उस टाइप से तेल वगैरह रखे जाते थे। यहाँ से एयरटाइन मृदभांड भी मिले हैं। मुद्रांकित चमकदार सांचे से ढाले हुए मृदभांड को है वो टेरासिकिलात भी कहते हैं। एरेटाइन मृदभांड भी यहाँ से मिले हैं। या रोमन की पूरी एक बस्ती मिली है, रोमनों के बहुत सारे सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। ये अरिकमेडु पुडुचेरी के अंदर है और जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से आपके ऑगस्टस, टाइबेरियस, नीरो, ट्रोजन, हेड्रियन जैसे छोटे शासकों के सिक्के भी मिले हैं। यहाँ से 130 रोमन सिक्कों के संग्रह मिले, जिसमें 6000 सिक्के यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको यहाँ पे इस क्लास में दी थी। तो अब इसको देखिए आप, ये पुडुचेरी में स्थित है, तो बिल्कुल सही कथन है। हमने भी इसको सीधा लिखा है कि पुडुचेरी में अवस्थित है। दूसरा कि यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो इसमें भी बहुत सही लिखा है। यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह एक बंदरगाह है। तीसरा, यहाँ से एम्फोरा मिला है, तो हमने ये भी लिख लिया था यहाँ पे कि यहाँ से एम्फोरा मिला है तरल पदार्थ का, है ना। चौथा है यहाँ पर यूनानी साम्राज्य। देखो गलती यहाँ कर गया, ये यूनानी साम्राज्य की जगह इसको क्या लिखना था, रोमन साम्राज्य। यहाँ रोमन जो है वो सामग्री मिली है। ये चेर राजाओं के अधीन था, बिल्कुल नहीं था। ये आपके यूं कही कि समय पल्लवों के क्षेत्र में भी रहा, सातवाहन कालों के अंदर भी ये व्यापार का काल रहा। तो ये दो बिंदु यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, पहले तीनों सही हो जाते हैं। ठीक है, तो सीधा सा उत्तर इसका ए बन जाता है। हाँ, अगर इसको आप सीधे एलिमिनेट भी करते हैं ना, तो भी आपका उत्तर सीधा निकल जाता है, क्योंकि यूनान की जगह अगर आप रोम का अगर आपको पता होता तो भी देखो चौथा ऑप्शन गलत करते ही सीधा उत्तर इसका निकल जाता। तो इसका उत्तर है वो ए बैठ जाता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3, पहले तीनों कथन सही है। मैंने तीनों कथन यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये 95 बढ़िया प्रश्न था। ये एनसीईआरटी सीधे सवाल थे सारे के सारे, लेकिन हमने भी इनको पढ़ लिया था अलग से। ये प्रश्न आया था कि चीनी यात्री ज़ुएनज़ियांग, देखो मैं पूरी कहानी सुनाई थी, अगर आपको क्लास की याद हो तो, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखे, पढ़ रखे हैं, ज़ुएनज़ियांग करके मैंने बताया था। मैंने कहा ये इसका मूल नाम है। ठीक है, ज़ुएनज़ियांग। और इसको तो खैर पूरा अलग सी लेक्चर लिया था मैंने इसका। तो मैंने बता दिया था कि एनशियांग जो है वो किसके काल में आता है, कहाँ आता है, सारी चीज़ें। ये फोटो गलत डाल दिया इन्होंने। तो हर्षवर्धन का मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा दिया था आपको, और ये कोई बड़ा हार्ड सवाल था भी नहीं, ये किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन के काल में जो है वो एनशियांग आया था, फाहियान चंद्रगुप्त के काल में आया था। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था। ये प्रश्न, दूसरा सवाल ऐसा जो मेरे पढ़ाए हुए में से बाहर गया, इसमें यह अभिज्ञान शकुंतलम का है उत्तर इसका, जहाँ राजा दुष्यंत की कहानी है इसमें। और राजा दुष्यंत की इस कहानी के दौरान ये भी लिखा कि राजा के सैनिक जो है वो आपके मछुआरों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये कहानी भी एनसीईआरटी की कहानी थी। ये दूसरा ऐसा सवाल है जो हमारे पढ़े हुए में से बाहर निकला, बाकी तो कुछ नहीं गया। ये दूसरा सवाल यहाँ से डेफिनेटली बाहर निकला। ठीक है, भीतर गांव का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो मैंने गुप्त काल के मंदिरों में आपको बताया भी था कि ये कानपुर का भीतर गांव, स्पष्ट मैंने यूपी लिखा है यहाँ पे, ईंटों से निर्मित है, विष्णु का मंदिर है, अंडाकार मेहराब मिले हैं, रामायण और महाभारत का इसके ऊपर चित्रांकन है ना। तो ये सीधा सा उत्तर इसका चला जाता है, भीतर गांव का मंदिर। और ये है आपके कहाँ पे, यूपी के अंदर, स्पेशली कानपुर के अंदर।
ठीक है। ये गुप्तकालीन मंदिर कला का हिस्सा है ये, ठीक है। ये है 15वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में शंकरदेव का संबंध है असम से। कहाँ से? असम से हैं, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया है। बेसिकली शंकर कृष्ण भक्ति के बड़े थे और कृष्ण जीवन अपना पूरा कृष्ण को समर्पित किया था, तो पूरा का पूरा इसको असम का चैतन्य भी कहते हैं, कीर्तन घोष भी लिखा। इन्होंने जो कुछ भी नियमावली लिखी वो पूरी कृष्ण से संबंधित थी। लेकिन कृष्ण अलग से धर्म नहीं है, कृष्ण बेसिकली एक मुख्य धर्म के पात्र है और मुख्य धर्म का केंद्र बिंदु वो है आपके भागवत धर्म का। तो भागवत जो धर्म है, देखो भारत के अंदर क्या पौराणिक धर्म है। पौराणिक धर्म वो है जिसे जो पुराणों पर आधारित है, जो पुराणों की मान्यताओं को लेता है और पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है, उन्हें हम पौराणिक धर्म कहते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर कोर्स में भी था पहले ये। पौराणिक धर्म में फिर भागवत आ जाता है, मतलब वैष्णव आ जाता है, शैव आ जाता है, शाक्त आ जाता है, ठीक है ना, ये सारे के सारे आ जाते हैं। फिर भागवत जो धर्म है या वैष्णव जो है, इसमें मेन केंद्रीय भूमिका में कृष्ण भगवान रहते हैं। तो जो कृष्ण की भक्ति करने वाले वो भागवत धर्म से संबंधित, तो ये कृष्ण धर्म अलग से नहीं है। तो ये थोड़ा सा सामान्य जानकारी भी आपका उत्तर सही करवा देती, क्योंकि कृष्ण कोई अलग से धर्म नहीं है। वो कृष्ण के उपासक जरूर थे, वो कृष्ण भक्ति में लीन जरूर थे, लेकिन कृष्ण खुद किस धर्म से यूँ कहिए कि केंद्र में है, भागवत धर्म के। इसलिए इसका उत्तर चला जाएगा आपके डी चला जाता है, जहाँ पे आपके शंकर देव ने भगवती धर्म के ऊपर बात की थी। ये भी एनसीईआरटी से सीधा लिया गया है, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक अभी पढ़ना शेष है। मुगल काल के प्रशासन को हम अब 1 या 2 दिन बाद ही शुरू करेंगे। ये बहुत सरल सवाल था। खुदा कास्त, पाही कास्त और मुजरियान 3 टाइप के किसान हैं मुगल काल के अंदर, ठीक है। खुदा कास्त वे होते हैं जिनकी खुद की भूमि होती है। पाही कास्त वो होते हैं जो आपके दूसरों की भूमि पे कृषि करते हैं, ठीक है। ये हम जनरली पढ़ते हैं। और अभी क्या मुगल प्रशासन मैंने पढ़ाया नहीं, बाकी मैं इसको अभी मैंने इसको कल ही शुरू किया है, तो फिर उसको डेफिनेटली उसको टाइम लगता है। लेकिन ये बहुत आसान सवाल है और हम हर बैच में ऑलमोस्ट पढ़ाते हैं इसको। तो ये है आपके किसानों के प्रकार, ठीक है। तो 3 प्रकार के किसानों का उल्लेख हमें मिलता है किसमें? मुगल काल के अंदर, ठीक है। ये अप्रोच से बाहर नहीं था, बट अभी तक इस टॉपिक को पढ़ना शेष है। मुगल काल का साहित्य हम पढ़ चुके थे, क्योंकि हमने जब कल्चर पढ़ लिया था मुगल काल का साहित्य वगैरह, वो फर्स्ट पेपर में था ना, इसलिए पढ़ लिया था। तो कल्चर में हमने ये पढ़ लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब अकबरनामा के अंदर हमने बात करी थी, तो अकबरनामा के आपके यूँ कहिए कि 3 भाग हमने बताए थे। उसमें से जो तीसरा भाग है वो आपके रेगुलेशन ऑफ अकबरी या आईन अकबरी कहलाता है। इस तीसरे भाग आईन अकबरी के अंदर 5 भाग है। पहला भाग आपके मंजिल आइन कहलाता है, जिसमें 10 आइन है। दूसरा भाग सिर्फ आइन कहलाता है, जिसमें 30 आइन है। तीसरा भाग मुल्क आबादी या मुल्क आइन कहलाता है, जिसमें 16 आइन है। चौथा भाग भारत की जातियों और ऋतुओं के बारे में, भूगोल के बारे में। 5वां भाग भक्ति, सूफी, कहावतें, शुक्तियाँ, आत्मकथाएँ, ये सारी की सारी अमीर खुसरो इसने अबिल फजल ने लिखी है, ठीक है। तो सिपह आबादी, मंजिल आबादी, मुल्क आबादी, ये तीनों की तीनों आईन अकबरी के तीनों भाग है, ठीक है। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये है बेसिकली पुस्तक के भाग। कौन सी पुस्तक? ये आईन अकबरी के भाग है, ठीक है। ये बहुत हार्ड प्रश्न नहीं था, लेकिन हम क्या गौर नहीं करते जब भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं। तो ये पार्ट ऑफ ए बुक। और कौन सी बुक? आईन अकबरी का ये भाग है यहाँ पे, है ना। स्त्री पुरुष तुलना, ये पुस्तक किसकी है? ये हम धर्म और जाति धर्म सुधार आंदोलन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जाति और धर्म सुधार आंदोलन जब पढ़ते हैं तो एक बात आती है कि भारत के अंदर पहली महिला जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, अमार जीवन करके थी, रास सुंदरी देवी। ज्योतिबा फूले, ठीक है, ये तो ठीक है। ज्योतिबा फूले ने एक समता सभा बनाई थी। उस समता सभा के अंदर ये स्त्री पुरुष समता समाज बनाया था। इस समता समाज में रमाबाई और ताराबाई शिंदे दोनों थी। रमाबाई रानाडे, ठीक है, रमाबाई रानाडे जो कि महादेव गोविंद रानाडे की विधवा थी। इन्होंने पूना में सेवा सदन भी खोला था। इन्होंने हाई क्लास कास्ट वुमेन नामक पुस्तक भी लिखी थी। एक थी ताराबाई शिंदे, इन्होंने जो है वो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। राज सुंदरी देवी ने अमर जीवन लिखा। रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखा था, है ना। ये सारी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है। तो ये स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसकी है? ताराबाई शिंदे की किताब है, ठीक है। ये किताब बहुत चर्चित किताब है। ये कई बार पुस्तकों में भी, परीक्षाओं में भी पूछी जाती है ये, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पढ़ लिया था हमने।
महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार की स्थापना कब की गई? जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय सतारा में प्रति सरकार के रूप में एक समांतर सरकार बनी थी। नाना पाटिल के द्वारा गठित थी। इसमें वाई.बी. चौहान, अच्युत पटवर्धन का सहयोग रहा। जनवरी 1943 में सरकार बनी थी। इसकी मदद औंध रियासत द्वारा की गई थी। इस रियासत का संविधान गांधी जी ने लिखा था। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस रियासत का संविधान जो है वो गांधी जी ने लिखा था? तो औंध रियासत का संविधान गांधी जी ने लिखा था। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछते हैं। तो ये जनवरी 1943 इसका उत्तर है ना, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, बहुत आसान सवाल था। ये मॉडर्न इंडिया के अंदर हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, आगे प्रश्न था हाँ फायंस के बारे में। ये मैंने 2 जगह पढ़ाया था, ये एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था, ये वहाँ पे भी पढ़ाया था। मैंने लिखा था कि मूर्तियाँ वगैरह जो है ये फायंस से बनाई जाती थी। फायंस को खुद को क्वार्ट्ज और कांच को मिला कर वो फायंस बनाया जाता था। अब इसमें चूड़ियाँ, खिलौने, बर्तन बनाए जाते थे। चिकनी मिट्टी परत होती थी, है ना, हरे रंग की वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। अब इसमें देखो एक पहली गलती इन्होंने कहाँ कराई आपसे, कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? अब आप समझ सकते हो इसमें कितना आसान सवाल है ये खादान है मेहरगढ़ में। एक खादान हो ही नहीं सकती, क्योंकि फायंस को तो आपके ये क्वार्ट्ज और कांच का गारा बना के इसमें गोंद मिला के और बनाया जाता था। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। पहला गलत होते देखो, डी गया, ए भी गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि फायंस प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि फायंस तो क्वार्ट्जाइट जो है उसको और गोंद और इनको कांच और इनको मिला के बनाया जाता था। तो ये दूसरा भी गलत हो गया। अब ये भी गया। अब पीछे उत्तर बचा सी। देखो मैंने अभी तो कुछ पढ़ा नहीं, उसके बावजूद भी इसका सीधा उत्तर निकल रहा है। बिना पढ़े भी इसका उत्तर है वो आराम से एलिमिनेशन मेथड से आप निकाल सकते थे। अब देखिए तीसरा क्या लिखा है कि गोंद बालू स्फटिक पत्थर के चूर्ण को, स्फटिक पत्थर मतलब क्वार्ट्ज के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती थी। हमने भी यही लिखा था, बालू व स्फटिक पत्थर को गोंद से मिलाकर फायंस बनाया जाता था। इसके बाद इनके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई दी थी। मैंने भी लिखा था यहाँ पे चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फिर आगे थे कि इसमें मन के चूड़ियाँ, झुमके, छोटे बर्तन, ये भी मन के चूड़ियाँ वगैरह है वो बनाए जाते थे। तो बहुत सीधा सा इसका उत्तर पड़ा था। ये भी बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज थे, कुछ तो भूगोल में ढूंढ रहे थे कि फायंस कहाँ से आया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऋग्वेदिक कालीन देवता के ऊपर ये भी बहुत आसान सवाल आया था, बट रीड के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड था ये। ठीक है, एक रीड के हिसाब से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो काफ़ी अपर सवाल था, लेकिन सामान्य इतिहास के एंगल से देखते हैं तो काफ़ी सामान्य सवाल था ये। देखिए मैंने आपको बताया था कि सोम एक पौधा है और एफिड्रा वनस्पति से संबंधित है। वर्तमान में एफिड्रा इसका बोटनिकल नेम है, मैंने ये तक बताया था यहाँ पे। तो ये बात तो ठीक है, यहाँ पे पहला कथन सही है, इसका मतलब आपके ये 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए। ठीक है, अब आता दूसरा प्रश्न कि ऋग्वेदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे? बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का तादात्म्य स्थापित नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल और उसके बाद हुआ था। तीसरा आप देखते हो कि उपनिषद और आरण्य ग्रंथ रचे गए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उपनिषद और आरण्य ग्रंथ भी बहुत बाद के और उत्तर वैदिक काल के अंदर आए गए। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया था युद्ध वर्षा का प्रमुख देवता था। तो ये कथन भी यहाँ पे एक प्रकार से सही नहीं बैठ रहा। तो 5वां कथन गलत निकल जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये उत्तर सीधा निकलता है 1 और 3 इसका, है ना, सीधा उत्तर बनता है। आपको अगर इसमें थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो भी होता है। सूक्त मैंने आपको बताया था कहाँ पे, मैंने जब वेदांग साहित्य पढ़ाया था उसमें आपको पूरा अच्छी से बताया था कि सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से जो बोला गया हो उसे सूक्त कहते हैं। तो 1 और 3 सही हो जाते हैं, बाकी 2, 4 और 5 में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये दोनों जो है ना, दूसरा और चौथा, ये बेसिकली उत्तर वैदिक काल और उसके बाद की बातें हैं। और 5वां इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता था, इन्होंने नहीं था ये लिख लिया यहाँ पे। तो ये भी उत्तर है वो ठीक तरीके से बैठ जाता है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी लिख ली थी यहाँ पे, अच्छे से समझ भी ली थी। मैंने आपको इंद्र के ये सारे नाम भी बता दिए थे। मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियाँ बताई थी? ठीक है, तो हमने लिखा है कि नगरीय प्रशासन, देखो मौर्य प्रशासन ने सैनिक गतिविधियों का संचालन, अच्छा ये नगर वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, सैनिक में भी ऐसा ही है सेम, और स्क्रीनशॉट गलत आ गया। बाकी मैंने बताया था आपको कि 6 समितियाँ होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे।
ठीक है। नगरों में भी यही व्यवस्था थी और आपके सैन्य प्रशासन में भी यही व्यवस्था थी। थोड़ा स्क्रीनशॉट गलत आ गया, तो इसमें भी सीधा उत्तर चला जाता है आपके बी, ठीक है। बी उत्तर आपके इसका चला जाता है, जिसमें 6 समितियां होती थी, है ना, और 6 समितियां थी जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और 30 लोग मिलकर नगर का भी संचालन करते थे और सेना का भी संचालन करते थे। समितियां अलग अलग थी, है ना। ये अपना स्क्रीनशॉट ही गलत आया यहाँ पे। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे, ये भी हमने लिख लिया था। और ये बड़े पैमाने पे अनुदान उस समय हुआ था, इनसे टैक्स भी कोई लिया नहीं जाता था, बहुत आसान था। ये बाकी की 3 भूमि जो है वो आपके चौलकालीन यूँ कहिए कि अनुदान है यहाँ पे, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल पर पूरी कथा मैंने आपको बता दी थी। ऐहोल मंदिरों का नगर वगैरह, चालुक्यों की राजधानी वगैरह सारी चीज़ें, तो ऐहोल हो जाता है। वैसे चालुक्यों की 3 राजधानियाँ थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ठीक है। और फिर जो वातापी के थे, इन्होंने कुछ समय के लिए ऐहोल भी अपनी राजधानी स्थापित की थी। ये मैंने बता दिया था कि तुगलक पहला सुल्तान था जो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आया था। मैंने ये भी बताया था अकबर ने इस दरगाह को खाना पकाने के लिए एक देग दान में दिया था। 18 गांव इस दरगाह की व्यवस्था हेतु उन्होंने दान में दिए थे। जहां आरा बेगम ने यहाँ पे एक संगमरमर का प्रवेश द्वार भी लगाया था। छत्रपति पहला मराठा शासक था जिसने यहाँ दरगाह की यात्रा की थी, है ना। इसके अलावा मुगल सम्राट अकबर ने इस दरगाह की कुल 14 बार जियारत की थी। 1562 में वो पहली बार और 80 में वो दूसरी बार आया, 2 बार वो पैदल भी आया, 68 में और जहांगीर के जन्म के ऊपर आया था, है ना। ये सारी बातें हमने यहाँ पे समझी थी अच्छी तरीके से, तो इतना इसमें कुछ विशेष था नहीं, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ाना शेष रह गया। बाकी ये ज़मीन के 4 प्रकार है, मौर्यकाल क्या सॉरी मुगल काल के, तो ये भी हम आराम से पढ़ते हैं इसको, क्योंकि जब हम मुगल कालीन प्रशासन पढ़ते हैं तो किसानों के प्रकार तो आए, वो भी हमने हमारे पढ़ने शेष रह गए। ज़मीन के प्रकार है पोलस, परती, चाचर और बंजर, क्योंकि जो 10 साल व्यवस्था लागू की थी अकबर ने, तो उस समय इन्होंने है वो ज़मीन की कैटेगरी तय कर ली थी, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्सेशन अप्लाई किया था। तो ये चारों के चारों भूमि के प्रकार है और किस काल के हैं, मुगल काल के प्रकार है। ये इसलिए नहीं है स्क्रीनशॉट यहाँ पे कि मुगल काल अभी हमारे पढ़ना शेष है, हमने मुगल की केवल संस्कृति पढ़ी है अभी तक, नहीं तो हम इसको भी अप्रोच में आराम से ले लेते हैं। अकबर को पढ़ना है, मुगल काल पढ़ना शेष रह गया। बाकी ये नस्तालिक है, अकबर वैसे तो अनपढ़ था लेकिन वो बड़े सरकंडे से लिखवाता था और उससे हो जाता। वैसे इसका उत्तर यूँ ही निकल जाता, मंजिल आबादी तो सीधी सी बात है कि आईन अकबरी का हिस्सा है, कूफी को रहरात शैलिया ही नहीं है, तो नस्तालिक उत्तर निकल जाता है इसका, ठीक है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये पुस्तक ये फ़ोटो है और ये जेम्स जॉन्स बार्कर का है। अब इस चित्रों को तो कौन याद रखेगा, हमने क्रांति पढ़ ली लेकिन हमारी अप्रोच से बाहर गया। ये तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल ऐसा जो हमने नहीं पढ़ा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में 250 चित्र रहते हैं तो कौन याद करेगा। तो एक ये चित्र था जो जॉन्स बार्कर का चित्र है, हम इसको नहीं पढ़ पाए, ठीक है। हाँ, गुलामगिरी को हमने पढ़ लिया था। गुलामगिरी पुस्तक जो है वो आपके ज्योतिबा फूले की है और 1873 में इसकी रचना की गई थी। 75 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। इसमें टोटल 16 अध्याय थे जिसमें पाखंडों का खंडन किया गया, ब्राह्मणों से शूद्रों की मुक्ति की बात की गई थी, अवतारवाद का विरोध किया गया था। इसके अलावा भी इनकी दीनबंधु, धर्म तृतीरत्न, शिवाजीता पावड़ा, ये सारी किताबें इन्होंने यहाँ पे लिखी थी। तो ये ज्योतिबा फूले उत्तर चला जाता है इसका, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1861 के अंदर ये पहले महानिदेशक बन गए थे। फिर वापस इसका रिस्ट्रक्चर जब कर्जन ने किया तब मार्शल पहले निदेशक बने थे और भारत जब आज़ाद हुआ उस समय व्हीलर बने थे। पूरी कहानी मैंने व्हीलर की आपको सुनाई थी, आप याद हो तो कनिंघम हो जाता है इसका, ठीक है। थेरी गाथा के बारे में भी हमने पढ़ा था। थेरी गाथा बेसिकली क्या है, ये हमने कहा था कि सुत्त पिटक, ये पूरा स्क्रीनशॉट नहीं है, सुत्त पिटक के मैं भागों में चल रहा था और सुत्त पिटक का भाग है ये भी मैंने बताया था आपको और स्पष्ट तौर पे कहा था कि इसमें आपके थेरी जो है ये भिक्षुणियाँ जो थी, जिसमें कुछ नाम भी मैंने लिखे थे जैसे मित्ता, अब्बीरी, है ना, इन सब के द्वारा संकलित किया गया था। भिक्षुणियों द्वारा रचित छंद थे इसमें। और इसमें गलती कहाँ होती है, विनय पिटक का ऐसा, यहाँ सीधी गलती हो जाती है,
ठीक है। बाकी स्त्रियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये सीधा सा उत्तर निकल जाता है 1, 2 और 4, ये बी उत्तर निकल जाता है, क्योंकि विनय पिटक का भाग नहीं है, ये भाग है सुत पिटक का, ऊपर सुत पिटक ही था, तो सुत पिटक का भाग है, विनय का नहीं है। तो 3 नंबर आप एलिमिनेट भी करोगे ना इसका, तो भी आपका उत्तर है वो सीधा निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे, ठीक है। अगर अपन वंश की बात करें तो पितृपक्ष से देखें तो ये इक्ष्वाकु क्षत्रिय थे और ज्ञात्रंक कुल से संबंधित थे, और इनका पिता वज्जी संघ से संबंधित था, ठीक है। और इनकी जो माता जी की बात करें तो ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, और इस प्रकार से। अब बात यह थी कि किस वंश से संबंधित थे। अब ये वज्जी संघ से संबंधित है। वज्जी संघ जो है, इसमें वज्जी संघ के अंदर लिच्छवियों का सबसे अहम हिस्सा रोल हुआ करता था, ठीक है। इसलिए हम इसको लिच्छवी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिच्छवी शासक जो थे, या यूँ कहिए कि वैशाली जो थी वो वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ में 8 प्रमुख गण थे, 8 में से सबसे शक्तिशाली गण माना जाता है वैशाली, ठीक है, लिच्छवी। तो वहाँ से संबंधित होने के कारण हम इसको लिच्छवी वंश से कह सकते हैं। बाकी प्रश्न डिलीट होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि न तो वो शाक्य थे, न हर्यंक थे, न सातवाहन थे, न लिच्छवी थे। वंश का मतलब है कि वो शासक किस वंश के शासक थे। अब इनके पिता जो सिद्धार्थ है वो क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु ज्ञात्रंक कुल के थे, तो उनका वंश ज्ञात्रंक होगा। तो ज्ञात्रंक है नहीं, इक्ष्वाकु होता तो भी चला लेते, ठीक है, और वज्जी संघ से पूछते तो भी चल जाता। लेकिन माता जो है वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। अब माता जो है वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। अब इस हिसाब से उसका उत्तर तो बोर्ड मानेगी, बट ये डिलीटेबल है, ठीक है, ये डिलीटेबल है, ये डिलीट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पितृपक्ष वंश मानते हैं, मातृपक्ष माता अगर किस वंश की हैं उससे मानते हैं, तो ये लिच्छवी ठीक बैठ रहा है, बाकी ये बैठता नहीं है, ठीक है। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? मैंने देखो इसमें लिखवाया था आपको कि आरंभिक लोहे की खानें, तो लोहे की खदानें हो गया। मैंने इसमें ये भी लिखवाया था आपको कि उच्च नस्ल के जंगली हाथी होना, ये भी पढ़ा है इसमें। तीसरा हमने लिखा है कि कृषि उत्पादन अधिक, क्योंकि जलोढ़ मैदान थे यहाँ पे। और लिखा है कि जंगल युद्ध में सहायक थे, शस्त्र अस्त्र उच्च गुणवत्ता और कृषि औजार भी थे। तो ये सारा उत्तर बन जाता है। ये हमने महाजनपदों में मगध की उत्कर्ष के कारणों में ये सारी बातें लिखी थी, ठीक है। लोथल के बारे में हमने कई जगह लिख लिया था, तो गुजरात है, इसको तो बढ़िया तरीके से पढ़ा था हमने। और इसके अलावा बेरी गाजा, तो भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो हमने इसी अरिकिमेडु वाले वीडियो में ही बताया था कि आपके बेरी गाजा भड़ोच को कहा जाता है। कोष्टक में भड़ोच लिखा है मैंने इसका, तो इसका सीधा सा उत्तर चला जाता है भड़ोच, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी किताब जो है, जिसके लेखक अज्ञात है, उसने भरूच को है वो बेरी गाजा नाम दिया है। चौल शासक, एक चौथा प्रश्न ये है जो हमारी अप्रोच से बाहर निकला, और हो सकता है पढ़ाया तो भी मुझे अब याद नहीं है। ये है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ठीक है। ये सीधा एनसीईआरटी से था, और साउथ इंडिया की उसकी प्रशासन व्यवस्था से प्रश्न बना था। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि 513 ईस्वी पूर्व में वल्लभी में देवर्दिक क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में तथा मैत्री शासक श्रवरसेन के संरक्षण में इस संगीति का आयोजन किया गया। इसे वल्लभी वाचना कहा जाता है, और इसमें जैन आगम साहित्य को अंतिम रूप से संकलित किया गया। 11 अंगों को छोड़कर जो पाटलिपुत्र में हुए थे, अर्धमागधी भाषा में लिपिबद्ध किया गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सीधा सा वल्लभी था। ये पूछ रहा था तीसरी जैन संगीति के बारे में, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। संघ में स्त्री और पुरुषों के रहने की अलग व्यवस्था थी, ये हमें बस वही बात आती है, संघ के नियम पूरे के पूरे कहाँ चले जाते हैं? विनय पिटक के अंदर। तो इसमें भी कोई अलग से कुछ था नहीं यहाँ पे। एक मिनट, ये स्क्रीनशॉट सेम ठुक दिया इन्होंने गलती से। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? मैंने पूरा मैप बनाया था यहाँ पे कि गंगा नदी, सोन नदी, विंध्यन श्रेणी और चंदा नदी,
ये 3 नदियाँ थी, तो इसमें सीधा सा उत्तर बैठ जाता है। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करते तो ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ये राजस्थान की नदियाँ हैं, ये भी दक्षिण की नदियाँ हैं, तो सीधा उत्तर निकल जाता है इसका, है ना। फिर भी ये भी हमने इसका पूरा मैपिंग से समझा था इसको। अशोक के अभिलेख किस भाषा में, मैंने आपको ये बताए थे सारे के सारे कि ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा, अरेमाइक, ग्रीक, यूनान, ये सारी चीज़ें लिखी थी। लेकिन इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। देवनागरी लिपि उस समय थी नहीं, इसको एलिमिनेट कर दो। संस्कृत भाषा थी लेकिन इनका कोई मतलब नहीं था, एलिमिनेट कर दो। गुरुमुखी लिपि को एलिमिनेट कर सकते हो, तो सीधा उत्तर इसका ए बच जाता है। ठीक है, अब किसी भी किताब में ये सवाल आपको मिल जाता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी आपको। वह कौन सा ब्राह्मण, ये सेम वापस रिपीटेड प्रश्न था, जो करों से भी मुक्त था। अग्रहार ऐसे थे जिनके ऊपर टैक्स वगैरह भी नहीं लगते थे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने किस भाषा में की थी, तो संस्कृत में की थी, हमने लिखा भी है इसको। ये पूरा का पूरा प्रयाग प्रशस्ति मैंने आपको बताई थी, जिसमें कहा था कि संधि विग्राहक वगैरह ये सब संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, चंपू शैली, उत्कीर्ण तिल भट्ट ने किया, 33 पंक्तियाँ थी, अशोक के स्तंभ पर लिखी हुई है, ट्रायर द्वारा 1830 में इसको प्रकाश किया गया, बायोग्राफी ऑन स्टोन कहा जाता है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, सुंग वंश की स्थापना, हमने कहा था कि पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके। तो ये बहुत आसान सवालों में से एक था। ठीक है, अग्निमित्र, ये वही अग्निमित्र है जो आपके मालवी का अग्निमित्र कालिदास के अंदर आता है, वो अग्निमित्र ये। कनिष्क के राज कवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र लिखी, तो मैंने बताया था कि महायानियों का जो संस्कृत साहित्य था, अश्वघोष के बारे में, इन्होंने बौद्ध चरित्र लिखा, सौंदरानंद लिखा, सारिपुत्र प्रकरण लिखा और वज्रसूची लिखी थी। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र ये रहा यहाँ पे, किसने लिखा, अश्वघोष ने लिखा था। सौंदरानंद तो खुद ही पुस्तक थी, यहाँ पे ये बात भी आ जाती है। मुगल, वापस वही बात, मुगल प्रशासन पढ़ना रह गया, नहीं तो ये 3 सवाल बच्चों के और सही हो जाते। ठीक है, ये परगना था, तो इसमें कोई है कुछ नहीं आगे, प्रशासन पढ़ेंगे तब इसको और बढ़िया पढ़ेंगे हम आगे। अलावार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जैसे तमिल वेद कहा जाता है। हालांकि मैंने एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ी, ये मैंने मेरे स्तर पे पढ़ा है, लेकिन प्रश्न ऑलमोस्ट सारे मिल गए। देखो, तमिल वेद भी कहा जाता है, और ये था नलियार दिव्य प्रबंधन। ठीक है, ये था नलियार दिव्य प्रबंधन। तवरम जो है वो बेसिकली किसके हैं, वो है आपके नयनार संतों के। करई का लम्मैयार आपके महिला नयनार थी, अंडाल अलवार थी। ठीक है, तो ये अलग था, तो ये हो जाता है। नलियार दिव्य प्रबंधन में 4000 भजनों का संकलन है, ये 12 अलवार संतों द्वारा रचित थे। आचार्य नाथ मुनि द्वारा इनको संकलित किया गया था। पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ, सर्वोच्च ग्रंथ, तमिल वेद भी कहा जाता है। एक पुस्तक है इनकी दिव्य सूरी चरित्रम, ये गरुड़ वाहन द्वारा रचित है। इसमें 12 अलावार संता के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। हो सकता है अगली परीक्षाओं में यही आ जाए। ठीक है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी, तो ये मैंने कछवाहों में बढ़िया तरीके से आपको पूरी कहानी सुनाई थी, और ये कछवा थे। ठीक है, ये फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, ये मैंने लिखा था। ये फल कोष्टक में मैंने अवध और लिखा था, ये फल कोष्टक में लिखा अवध कभी न कभी मेरे मुंह में आएगा, ये डलहौजी ने कहा था। अवध के संबंध में ऑलरेडी हमने इसको कर लिया था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मैंने बता दिया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद जिन्ना ने लड़कर लेंगे पाकिस्तान तथा डिस्ट्रॉय और डिवाइड इंडिया जैसे नारे देकर शुक्रवार 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवालों में से एक था, क्योंकि अगर कहाँ चला गया, अगर आप इसको निकट ऑप्शन थे थोड़ा दिक्कत आती, वैसे 2 तो वैसे एलिमिनेट हो जाते, क्योंकि आज़ादी से पहले की घटना है, तो आज़ादी के बाद के 2 तो ऑप्शन डिलीट हो गए, फिर दोनों में से आपको एक तय करना पड़ता। ठीक है, 1947 में इसकी मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, बट लिखा नहीं था अलग से, तो मार्टिन व्हीलर थे। मैंने आपको ये कहानी एक सुनाई थी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो दिक्कत ये आई कि जो कुछ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सामग्री मिली थी उनका विभाजन कैसे किया जाए। तब व्हीलर की अध्यक्षता में एक समिति बिठाई गई थी और कहा गया था भाई कौन सी चीज़ किसको जाएगी। फिर माड़ा तब बात आई, एक कार्निलियम का हार मिला था,
हार को पाकिस्तान ने कहा कि भाई इसके भी 2 टुकड़े कर दो, आधा हम ले जाएंगे। तो अगर हार को अगर तोड़ दोगे फिर हार की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस बात पे भी विवाद हुआ था, वहाँ पे मैंने ये बताया था आपको, है ना। तो इसका थोड़ा सा देख लेना व्हीलर का। वैसे ये ना आराम से सही हो जाता, क्योंकि कनिंघम सबसे पहला था, ये मार्शल कर्जन के समय था, ठीक है, बनर्जी बाद में था, तो बीच में सीधा पीछे व्हीलर ही बचता है। उस कॉमन सेंस से भी इसको हम है वो सही कर सकते थे। किस सातवां शासक को अनूठा ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला? मैंने देखो गौतमीपुत्र सातकर्णी में ये पूरा नासिक लेख बताया था, जिसमें लिखा था कि क्षत्रिय पद मान पद दंश, मतलब क्षत्रियों का दर्प मान मर्द को नष्ट करने वाला, ठीक है। ये पूरी कहानी इसमें मैंने आपको समझाई थी। तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी का है, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हमने लिखा था ये। तो ये इतने ही सवाल थे। तो ये कुल मिला के अगर मुगल काल पढ़ लेते ना तो मेरे लगभग सारे सवाल हमारे बैठ जाते। यद्यपि मैंने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ाया, ना मैंने एनसीईआरटी का बेस लिया था, मैंने मेरे स्तर पे पढ़ाया था, उसके बावजूद भी 90% तक आप 2-3 सवाल छोड़ दें, 3-4 सवाल जो मेरी अप्रोच से बाहर थे, एनसीईआरटी से डायरेक्ट थे, बाकी 40 से 1 सवाल सीधे से हमारे कंटेंट से थे। तो मैं ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी फर्स्ट ग्रेड में आपको एनसीईआरटी की बजाय अभी आप देख नहीं पाओगे इतना, जिस कंटेंट को पढ़ रहे हो उसी को आप जारी रखिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।